हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब वेलकम शुरू टू हुआ था? स्टैट्स गुरु कब कोचिंग हुआ था? इंस्टीट्यूट और आज हम बात 1789। करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस से क्वेश्चन है, पेपर क्वेश्चंस याद की। रखना है। तो आज हम आपके लिए वन अच्छा, लाइनर लेके आए हैं जिसमें और 100 इसमें प्लस मैं आपको क्वेश्चंस कुछ हैं चीज़ें और भी इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न जो आपके पास आता है वो आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है, बहुत बार आया भी है और हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये किस वर्ष में ये अधिनियम पारित किया गया था? सूचना का अधिकार, तो हम याद रखेंगे 2005। सूचना का अधिकार कब पाया गया था? 2005 में। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी 15 जून 2005 में और जो इसको लागू किया गया था वो किया गया था 13 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, तो इसको जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 2005 में हुई थी, घोषणा जो हुई थी, और 13 अक्टूबर 2005 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन और आता है जो आजकल के पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट टू एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किस अधिनियम में पारित की गई थी? 2009। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही कवर कर दिया। तो एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था जिसे हम आरटीआई एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में ही राइट टू एजुकेशन, चिल्ड्रंस को एक फ्री एजुकेशन कंपल्सरी एजुकेशन देना जरूरी है। ये किस अधिनियम में आया है? 2009। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो वो लॉन्च की गई थी 2014 में। ठीक है, तो 2014 में क्या की थी? लॉन्च की गई थी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और 28 अगस्त को इसको लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको याद रखना है। और ये योजना किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और दूसरा आ गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है भारत में? वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन। इसको कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन। अगर आपको पूछा जाएगा कि किस चीज़ के लिए इनको मिला गया था, किस चीज़ के क्या काम किया था इन्होंने क्या किया था, तो जो आपके गेहूँ और चावल हैं उनको हाई वैरायटी में इन्होंने यील्ड किया था। ठीक है, इसलिए इनको एम एस स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया में कब आया था ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया में जब ये आया था वो आया था 1965। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और वैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की बात करेंगे तो कौन है ये? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन संसार की बात आती है तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, याद रखना है आपने। इन्होंने कब लेके आए थे? 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे संसार में। अगर इंडिया की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को इसी चीज के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो याद रखना है आपने, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है भारत के? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक। ठीक है, और अगर संसार की बात आएगी तो नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है हमारे? ठीक है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको रफ करके ऊपर लिख देता हूँ सो डैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 इनके नोट्स बनाइएगा, इनको नोट डाउन कर लिएगा, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो स्टैटिक जीके के इन क्वेश्चंस के अलावा भी हैं। तो व्हाइट ऑपरेशन रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इंडिया में। ये किसको बोला जाता है? तो ये आपने याद रखना है, ये जो है आपके पास डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीस कुरियन, अमूल के फाउंडर। ठीक है, अच्छा वैसे ही ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड। वैसे ब्लू रेवोल्यूशन के किसको बोला जाता है? ब्लू रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था? मत्स्य पालन। ठीक है, तो ये अरुण कुमार, ठीक है, तो अरुण कृष्णा और हरिलाल चौधरी। हरिलाल चौधरी ब्लू रेवोल्यूशन के लिए अरुण कृष्णा और हरिलाल चौधरी ये ब्लू रेवोल्यूशन के माने जाते हैं, मत्स्य पालन के। ठीक है, याद रखना है आपने। वैसे गोल्डन के लिए कौन बोले जाते हैं आपके पास?
झूठ के लिए होता है गोल्डन रेवोल्यूशन निरपक्ष, निरपक्ष, ठीक है, याद रखना है। ठीक है जी, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आई है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत की बात करेंगे तो हम करेंगे एम.एस. स्वामीनाथन की। अगर संसार में बात करेंगे तो ये करेंगे हम नॉर्मन बोरलॉग की। 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और साथ ही 1960 में क्या लेके आए थे, हरित क्रांति को लेके आए थे संसार। ठीक है, वैसे ही हमने बात की व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। व्हाइट का मतलब क्या हो गया, सफ़ेद क्रांति। ठीक है, तो सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये इसके कौन है, फादर वर्जिस कुरियन। वैसे ब्लू क्रांति, नीली क्रांति किसके लिए है, मत्स्य के लिए है। पानी के लिए जो आप मुझसे रहे हो, मत्स्य के लिए है, तो अरुण कृष्णा और हरिलाल चौधरी। देन गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसको हम जूट के लिए बोलते हैं, इसके कौन है फाउंडर, नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच बाउंड्री लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो लाइन। ठीक है, तो इस बाउंड्री लाइन को आज हम क्या बोलते हैं, जीरो लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो विच बाउंड्री लाइन, किस निर्देशन रेखा को हम जीरो रेखा भी बोलते हैं। तो ये इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास डूरंड लाइन। अब आप लोग बोलते डूरंड लाइन, तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो एग्जामिनर है उसको पता है कि आप लोगों को सारी क्वेश्चन की लाइनें आपको याद है, बाउंड्री लाइन। ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे दिया कि जीरो लाइन किसको बोला जाता है। हम याद रखेंगे जीरो लाइन किसको बोला जाता है, डूरंड लाइन को। और किसके बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक, जो ग्रेट सॉल्ट लेक है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए। तो ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो जो से क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और उनको बताना जरूरी है, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। विच रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी ऐसी है जो 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगो, ये कोंगो भी बोलते हैं इसको, कोंगो। पहली बात तो इसको पहले जायरे भी बोलते थे। ठीक है, और ये कहाँ पर है, जायरे नदी भी बोलते थे। और ये अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, याद रखना है। ठीक है, और कितनी लंबी है ये, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे अलग अलग किलोमीटर्स होते हैं। 4000 से ऊपर ही है, कहीं पे 4700 भी है, कहीं पे 4370 किलोमीटर भी है। ठीक है, तो याद रखना है। जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, उसको कौन सी रिवर है, कोंगो। और कहाँ पर है, अफ्रीका। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार जो काटती है, मकर रेखा को, कौन सी रिवर है, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो, ये भी कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को लिम्पोपो, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा को कोंगो, और कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को उसे नदी 2 बार पास करती है, माही रिवर। ठीक है, माही रिवर मध्य प्रदेश में बहती है, माही रिवर, याद है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। माता टीला प्रोजेक्ट, माता टीला जो प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, वो कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, और ये 33 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये कहाँ बना था, 1958 में बना था। ठीक है जी, 1958 में बना था। ठीक है, माता टीला प्रोजेक्ट, ठीक है, बेतवा नदी पर है, 1958 में बना था। और कितना लंबा है, 33 किलोमीटर लंबा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मुझे क्वेश्चन और याद आ रहा है, क्योंकि मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तो नदी की इसमें क्वेश्चन और याद आ रहा है कि सॉल ऑफ इंडिया इस नदी को बोला जाता है, सॉल ऑफ इंडिया। इस नदी को सॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, सोन नदी को। ठीक है, एंड हार्ट ऑफ इंडिया, मैं नीचे लिख देता हूँ, हार्ट ऑफ इंडिया, इस नदी को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपने याद रखना, शिप्रा नदी। शिप्रा कहाँ पर है, उज्जैन। तो मतलब आप यहाँ से समझ रहे हो, बेतवा नदी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ माता टीला का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। 1958 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 33 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, साउल ऑफ इंडिया सोन नदी को बोला जाता है, और हार्ट ऑफ इंडिया शिप्रा नदी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि हम और क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह बना सकें। आजकल ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है आपके पास पावर प्लांट का, या आप चाहे सैनिक स्कूल का पेपर पकड़ लीजिए, या फिर आप
कोई सा पेपर पकड़ लीजिए, आजकल ये बहुत आ रहा है, न्यूक्लियर पावर। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? जो नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ और पावर प्लांट्स में बता देता हूँ, एक कहेगा, ठीक है। देन कुंदनकुलम, ठीक है। देन तारापुर, ठीक है। ये कुछ मैंने मेन लिख दिए, ठीक है, जो है आपके पास नेशनल पार्क है, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो कैगा जो आपका है वो कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। कुंदनकुलम आपका कहाँ पर है? ठीक है, ये आपके पास है तमिलनाडु में, टीएन करके बात कर रहा हूँ। और जो तारापुर है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले कौन सा खुला था? तारापुर ही खुला था 1969 में। कैगा जो है वो 2000 में खुला हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और कुंदनकुलम 2013 में। तो सबसे पुराना अगर आता है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो तारापुर। और सबसे बड़ा कौन सा है? कुंदनकुलम, ठीक है। तो आपको याद हो गया नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ हमने 3 पावर प्लांट किए। कैगा जो कर्नाटक में है, 2000 में ओपन हुआ था। कुंदनकुलम ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये 2013 में ओपन हुआ था और सबसे बड़ा अभी तक का इंडिया का पावर प्लांट है। तारापुर सबसे पहले खुला था, छोटा भी है, ये 1969 में खुला था, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो श्रीनगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम, ठीक है, झेलम नदी के किनारे बसा है। यहाँ से हम एक चीज याद रखेंगे, झेलम, झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बताना जरूरी है। जो झेलम है वो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ बहती है? एक जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, ठीक है। तो हम याद रखेंगे श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम। और झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं पीर पंजाल रेंज से भी निकलती है, लेकिन वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और 725 किलोमीटर लंबी नदी है। और कहाँ कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर से बहते हुए वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। देन थीन बांध, ठीक है। थीन बांध को हम क्या बोलते थे? बोलते हैं रंजीत सिंह डैम भी बोलते हैं, रंजीत सिंह डैम। अब नया नाम थीन बांध आ गया है। किस नदी पे बना हुआ है? तो रावी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। और रावी नदी कहाँ पर है आपके? ये जो थीन बांध है कहाँ पर है आपके? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब में। तो रावी नदी कहाँ पर है? पंजाब में है। थीन बांध कहाँ बना हुआ है? आपका पंजाब में बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और याद रखना है आपने, ये थीन बांध है ना, इसका जो पानी है वो कौन कौन से स्टेट शेयर करती है? एक जम्मू कश्मीर शेयर करती है, एक हिमाचल शेयर करता है और एक पंजाब शेयर करता है, ठीक है। तो याद रखोगे आप थीन बांध। थीन बांध को पहले हम किस नाम से बोला जाता था? रंजीत सागर डैम से भी बोला जाता था। पंजाब में ये डैम है और कौन सी नदी के ऊपर बना है? रावी नदी के ऊपर। ये 3 जगहों पे पानी शेयर करता है, एक JNK, पंजाब और HP। यहाँ पे इसका पानी की शेयरिंग होती है। रावी का जो आपके पास वैदिक नाम है वो क्या था आपके पास? रोशनी। और संस्कृत नाम क्या है? इरावती। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। रोशनी और चलिए आगे हम इसको हिमाचल की जीके में कवर करेंगे, सारा का सारा। रावी का पुराना नाम, वैदिक नाम, संस्कृत नाम, हम सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन चलिए अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। Which state is the largest producer of natural rubber? ठीक है, तो रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? किस राज्य में होता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, केरला। कहाँ होता है? केरला में, ठीक है। तो हम याद रखेंगे केरल में सबसे ज्यादा क्या होता है? नेचुरल रबड़। और अगर मैं बात करूंगा आपको कि राइस, चावल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना। चाय असम में होती है सबसे ज्यादा, ठीक है जी। और अगर हम बात करें ग्राउंड नट, मूंगफली, ये कहाँ होती है? प्लस गुजरात, गुजरात, ठीक है जी। तो याद रखने कुछ, शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, ठीक है। मेन चीजें बता रहा हूँ, झूठ भी होता है ऐसे तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो हमें अभी याद आती जा रही हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे हम आगे अगले यूट्यूब में और कोशिश करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देता जाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1901 में नोबेल प्राइज किस फील्ड में नहीं दिया गया था? तो देखो, नोबेल प्राइज सबसे पहली बात 1901 में ही शुरू हुए थे,
पहला प्रश्न आपको ये आ गया कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1901, 1901 में। और किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। साइंस का क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। अब ये पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी देती है। और कितनी फील्ड में देती है ये? 6 फील्ड्स में देती है, 6 फील्ड्स में देती है। कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं आपको याद रखना है? फिजिक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं कई बार, और इकोनॉमिक्स, ठीक है, सॉरी, और देन आपके पास होती है लिटरेचर और पीस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये कई बार आता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, वो किसने दिया था, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ जो है हमारा स्टार्ट हुआ था 1901 में। इसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। बहुत सिंपल है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो एक क्वेश्चन है कि किस फील्ड में नहीं दिया गया था? तो 1901 में इकोनॉमिक्स में नहीं दिया गया था क्योंकि इकोनॉमिक्स को हमने 1968 में जोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। विच सिटी इज नोन एज स्पेस सिटी? इस सिटी को हम स्पेस सिटी भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको ताकि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इस सिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बोलते हैं। तो आंसर आएगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु को हम कुछ और चीज़ों के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, बेंगलुरु को हम किस नाम से बोलते हैं? गार्डन सिटी से बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेस सिटी तो हम कर ही चुके हैं अभी, इस नाम से भी आपको बोला जाता है। लेकिन स्पेस सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ये कब बना था, कब फाउंड हुआ था? 1969 में। और किसने किया था? विक्रम साराभाई ने फाउंड किया था इसको, विक्रम साराभाई ने किया था। और याद रखना है, इसरो के जो अभी करंट चेयरमैन है वो कौन है? सोमनाथ, ठीक है। एस सोमनाथ इसके क्या है? चेयरमैन है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसरो कब फाउंड हुआ था? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसरो के जो फाउंडर थे वो कौन है? विक्रम साराभाई। चलिए बढ़ते हैं अगला। द भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय। बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा है, सूफी संत और यस उन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही है, लेकिन पहले किसने ऑर्गेनाइज किया था? सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये रामानुज ने 7th सेंचुरी में। तभी इनका एक स्टैचू भी बना हुआ है, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कहाँ बना हुआ है? हैदराबाद। ये सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे संसार का, रामानुज। भक्ति मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? रामानुज ने। इन्हीं के नाम पे मोदी गवर्नमेंट ने भी क्या किया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अभी आपने देखा होगा पिछले साल उन्होंने स्टैचू को क्या किया था? उद्घाटन किया था, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुज के नाम पे ये। और ये हैदराबाद में बना हुआ है स्टैचू, और ये सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे संसार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है, 15th क्वेश्चन है हमारे पास। ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? बहामास। क्या था? बहामास। तो याद रखेंगे आप, इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? बहामास। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, कुछ और नाम भी बता रहा हूँ पुराने, क्योंकि ज़्यादा तो ये भी कर लेते हैं। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम था? इराक। सीलोन श्रीलंका का, ठीक है जी। और बर्मा, कुछ मेन बता रहा हूँ अभी, म्यांमार, ठीक है। मेसोपोटामिया इराक का, सीलोन श्रीलंका का, और बर्मा म्यांमार का, ठीक है जी। तो ये और नेम क्या हो गया इंडोनेशिया का? बहामास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अब आ गया उपनिषद। जो उपनिषद है इसका मतलब क्या होता है? जब हम अध्यापक के पास बैठकर नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपनिषद। हमारे कितने उपनिषद हैं टोटल? 108 उपनिषद हैं, ठीक है। जिसमें से हमने सत्यमेव जयते, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सत्यमेव
जयते हमने कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो याद रखना है कितने उपनिषद है हमारे? 108 उपनिषद हैं। ये किसका मतलब क्या होता है? जब हम टीचर के पास बैठते हैं, अध्यापक के पास बैठ के नॉलेज एक्वायर करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो सत्यमेव जयते जो हमारा है, ठीक है, नेशनल एम्बलम पे भी लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिए गए? मुंडक उपनिषद से लिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मदर ऑफ महावीर, जो महावीर थे, 24 से तीर्थकार थे जैन धर्म के, इसके जैन धर्म के, ठीक है, उनका वो कौन थे? महावीर। और इनका पुराना नाम भी क्या था? वर्धमान। इनका पुराना नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ था? कुंडग्राम। तो उनकी जो मदर है उनका नाम क्या था? त्रिशला। उनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला। तो महावीर हैं, ये क्या है? 24वें तीर्थकार हैं जैनिज्म के, जैन धर्म के। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो वाइफ का नाम है, इनकी जो पत्नी का नाम है वो क्या था आपकी? यशोदा। ठीक है जी, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरिसेन। हरिसेन, जो हरिसेन है वो किस राजा के, ठीक है, दरबारी कवि थे? बहुत आसान आसान आंसर है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के कहते हैं वो आपके पास दरबारी कवि थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति, ये किसके लिए? समुद्रगुप्त की मतलब सराहना की है, उसमें तारीफ की गई है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और समुद्रगुप्त को क्या बोलता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये मेन चीजें सब बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी तो हम 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे, नेक्स्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बहुत सारी चीजें और निकलेंगी। पर हर क्वेश्चन के प्लीज नोट्स बना के रखिए, बहुत काम आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से भी हमने इसको लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं मलिक कफूर। जो मलिक कफूर है वो किस दिल्ली सुल्तान का क्या था? जनरल था। तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको क्या, अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जाता था? सिकंदर एहसानी। सिकंदर एहसानी भी बोला जाता। ठीक है, यह 1000 दिनारी भी बोला जाता था इसको। 1000 दिनारी। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच मुगल एम्परर फॉरबेड सती एंड जीरो का दर्शन? तो कौन से मुगल एम्परर ऐसे हैं जिन्होंने सती और जीरो का दर्शन पर रोक लगाई थी? तो औरंगजेब, इनको जिंदा पीर के नाम से बोला जाता है, औरंगजेब। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। नाना साहिब के नाम से किसे जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था। देन यूरोप से भारत तक कैप मार्क की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आएगा वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगाली था, तो प्रश्न आ सकता है पहला पुर्तगाली जो भारत आया था तो वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। ठीक है, और कहाँ आया था? कालीकट। ठीक है, और वहाँ पे जो हिंदू राजा था जोमरिन, उसने इसका स्वागत किया था, वास्को डी गामा। तो 1498 में आया था, ये एक पुर्तगाली था। और कहाँ आया था? किसके तट पे आया था? कालीकट के तट पे आया था। अगला, सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस, इसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या की थी? सहायक संधि चलाई गई थी। इसमें सबसे पहले जो राज्य था, सबसे पहले जो आपके पास राज्य था वो कौन था? हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद 1799 में कौन आ गया आपके पास? देन मैसूर, जिसने ये सहायक संधि की। ठीक है, सबसे अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला एनुअल सेशन आईएनसी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। ठीक है, तो फर्स्ट एनुअल सेशन है आईएनसी का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। याद रहेगा, बहुत सिंपल है, याद रखना। तो फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय डब्ल्यूसी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि ये एचएस में भी क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है,
और साथ ही साथ हमको क्या रखना है, डेट भी याद रखनी है, कई बार आता है कि कब हुई थी, ठीक है, याद रखना है 1885 में। और ये कहाँ पे हुई थी, ये क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसमें हुई थी। और आईएनसी के फाउंडर कौन थे, एओ ह्यूम, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, एओ ह्यूम। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेदा समाज। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको समझते हैं वेद समाज। वेद समाज नहीं, वेदा समाज है, ठीक है, वेद समाज भी बोल सकते हो आप। वेद समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, श्रीधरलू नायडू, ठीक है, श्रीधरलू नायडू के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैं बता देता हूँ, ठीक है, वैसी अक्टूबर रेवोल्यूशन, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ी सी लिख लेता हूँ। अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, 1917 में शुरू हुआ था, पेपर में बहुत बार आता है। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है। वैसे एक चाइनीज रेवोल्यूशन था आपके पास, ये कब शुरू हुआ था, 1911 में, चाइनीज रेवोल्यूशन, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये हुआ था लगभग 1765 में स्टार्ट हुआ था। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन को हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, 1917 में, चाइनीज रेवोल्यूशन 1911 में, और अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765, ठीक है, और साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1785 में। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नौटंकी कहाँ का एक लोक नृत्य है, कौन से राज्य का लोक नृत्य है, भारतीय राज्य का, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो कुछ और डांस भी बहुत फेमस है। एक कथक फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक। एक चारकुला बहुत फेमस है। एक आपके पास आता है रासलीला, ठीक है, और एक आता है ख्याल। तो ये कुछ डांसेस हैं जो बहुत फेमस है। तो नौटंकी कहाँ का डांस फेमस है, यूपी का, कथक भी, चारकुला भी, रासलीला भी, और ख्याल भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकन रेवोल्यूशन का मतलब पायनियर कौन था, जिसने स्टार्ट करवाया था, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है जी, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम्पी मैं आपको बता चुका हूँ, ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी हो चुकी है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है जी। अगला सो काट देना, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है, ठीक है। द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन अर्थ, जो सूरज है वो अर्थ से कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो वैसे तो ने लिख रखा है, ठीक है, तो ये है, ठीक है, तो एक्चुअली में 13 लाख है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बिलियंस में आता है, तो 13 लाख हमने सिर्फ नॉर्मली फिगर ली है, ठीक है। ये ऑप्शंस में आपके 13 लाख ही था, तो हमने 13 लाख को इस ऑप्शन को कवर किया, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे जो सौर मंडल है इसमें कितने ग्रह हैं, 8, ठीक है। 2006 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को हमने बोलना ग्रह बोल के, उसको डार्क प्लैनेट बोल के उसको हमने निकाल दिया, तो अब कितने हैं, 8 ही ग्रह हैं। अगला, वसंत विषुवत किस तिथि को होता है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, जब जो सूर्य है वो इक्वेटर के बिल्कुल मध्य में होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्नल इक्विनॉक्स या वसंत विषुवत बोलते हैं। तो ये 2 बार होता है, एक तो 21 मार्च को होता है, एक 22 सितंबर को, तो दोनों में से कोई भी डेट आ सकती है, तो आपको याद रखना है। देन अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है, तो ये एक अग्नेयी शैल जो चट्टानी होती है उसका एक पार्ट है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स का पार्ट है। अब ये जो पत्थर है कैसे बनते हैं, ये पत्थर कैसे बनते हैं, जब लावा होता है, जो लावा जब बहुत गर्म होता है और जब वो निकलता है, ठीक है, जब वो निकल रहा है और जब निकलने के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो उस समय जो चट्टानें बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अग्नेयी चट्टान या इग्नियस रॉक्स। जो रॉकीज माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है आपके पास, नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में, याद रखना है। वैसे मैं एक दो लिख देता हूँ। एंडीज कहाँ पर है, माउंटेन रेंज, साउथ अमेरिका में, ठीक है, एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। वैसे यूरल कहाँ पर है, यूरोप, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रॉकीज, एंडीज साउथ अमेरिका में, और यूरल कहाँ है, यूरोप। देन ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है, कौन सी वायुमंडलीय परत में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम शोभ मंडल भी बोलते हैं। देन स्ट्रेटो,
ठीक है जी। देन मीजो, देन थर्मो, देन एक्सफेयर। ठीक है, ये हम करेंगे धीरे धीरे, और जगह पे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इतना याद रखेंगे कि संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइसोबार्स, आइसोबार मैंने तो सेम रहता है, और जब बार आ गया तो प्रेशर की बात करें। यहाँ पर क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, इक्वल प्रेशर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। पीटर्सबर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन और स्टील के लिए। पीटर्सबर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन और स्टील के लिए फेमस है। देन अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो बाउंड्री लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैगिनॉट, क्या बोलते हैं, मैगिनॉट लाइन। हम जीरो लाइन पढ़ चुके हैं, जीरो लाइन क्या था, ड्यूरेंट रेखा के लिए था, और मैगिनॉट लाइन किसके लिए, फ्रांस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि बे ऑफ बंगाल से किसको कनेक्ट करती है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, पाक जल संधि। ठीक है, और प्रश्न को ये भी बोल सकते हैं, पाक जल संधि किस किसको अलग करती है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है या जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सी। कौन सी नदी के किनारे, सी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमने यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमने किया आइसोबार्स, आइसो मैंने होता है सेम, बार मैंने होता है प्रेशर। जब सेम प्रेशर होगा, इक्वल प्रेशर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। पीटर्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आयरन और स्टील के लिए। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो लाइन होती है वो कौन देती है, मैगी नॉट। बे ऑफ बंगाल से पाक स्टेट को कौन कनेक्ट करता है, किसके लिए कौन कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन। ठीक है, पेरिस कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, सीन। तो बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन पे। अब आता है जलेपला पास। ठीक है, जलेपला पास, ठीक है, ये कौन से स्टेट में है, सिक्किम। जलेपला पास कौन से स्टेट में है, सिक्किम में। ठीक है, तो याद रखना है जलेपला पास सिक्किम में। ठीक है जी। देन बंगाल का शौक, सॉरी बिहार का शौक किसको बोला, किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शौक कोसी नदी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाढ़ लेके आता है। वैसे बंगाल का शौक किसको बोला जाता है, दामोदर नदी, दामोदर नदी को हम बंगाल का शौक बोलते हैं। ठीक है जी। देन काकरा पारा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बना हुआ है, जो काकरा पारा प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, वो नदी पूछा था, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पर है। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ काकरा पारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पेपरों में मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए काकरा जो पारा प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है आपके पास, वो गुजरात में। ठीक है, अब आता है कौन सी नदी पे बना हुआ है, तापी नदी पे। सिंपल, कौन सी नदी पे बना हुआ है, तापी नदी। काकरा पारा प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, तापी नदी पे बना हुआ है, और कहाँ पर, गुजरात। देन सुंदरबंस, सुंदरबंस सबको पता है, इतनी बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आपने सुना होगा सुंदरबंस डेल्टा भी है, सबसे बड़ा डेल्टा है संसार का। ठीक है, वहाँ पे जो मैनग्रोव्स हैं, अभी मैनग्रोव्स होते क्या है, ये मैनग्रोव्स वो पौधे होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, तो सुंदरबंस का जो मैनग्रोव है वो कहाँ पर है, वो है वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, सुंदरबंस डेल्टा भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। ठीक है, याद रखना। देन द लेटेस्ट हड़प्पन साइट जो गुजरात में डिस्कवर की गई है वो कौन सी है, धोलावीरा। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, हड़प्पा कल्चर से बन रहा है, तो याद रखना है। वैसे एक है आपके पास कालीबंगा, ठीक है, तो वो आपके राजस्थान में है। ठीक है, वैसे लोथल, ठीक है, लोथल में क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने फाउंड किया था, तो ये भी कहाँ पर है, साबरमती रिवर के पास। ठीक है जी, साबरमती रिवर के पास। तो अभी हम याद रखेंगे गुजरात में कौन सी साइट डिस्कवर की है, ठीक है। देन अगला आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये पेपर में भी मैंने आपको अभी भी बताया था कि नेरोरा जैसे वो है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, मैंने आपको बताया कि यूपी में है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने लगे। तो वैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। अगला, केंद्रीय चावल शोध अनुसंधान कहाँ पर है, केंद्र कहाँ पर है, कटक। कहाँ पर है, कटक।
खालसा खालसा पंथ की फाउंडेशन किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने 10वें गुरु थे ये, ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह। बंगाल के वो गवर्नर जनरल जिन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया था? इन्होंने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था 1774 में। देन अगला क्वेश्चन आता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा खोजी गई है, किसके द्वारा फाउंड की गई है? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो आपको याद रखना है। हमारे 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं अभी तक, और हम अभी 50 क्वेश्चंस हमारे और रहे हैं, तो लेट्स सी हम इस पेस के साथ जाते हैं और कितना जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की, वंदे मातरम। जो नेशनल सॉन्ग है किसका एक हिस्सा था? तो आनंद मठ का, ठीक है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है, और ये किसका एक नेशनल सॉन्ग था? आनंद मठ का। देन स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? CR दास, और मोतीलाल नेहरू भी हैं, लेकिन आपका पेपर में सिर्फ CR दास ऑप्शन थी, तो इसलिए मैंने CR दास लिखा है। तो मोतीलाल नेहरू भी हैं, और कब हुई थी ये फाउंड? 1923 में स्वराज पार्टी। देन महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में किस जगह किया था? चंपारण में किया था, और ये बिहार में है, और ये कब किया था? 1917। महात्मा गांधी चंपारण में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत फेमस है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लिए माने जाते हैं। तो इन्होंने अपनी जो काकोरी षड्यंत्र था, ये कहाँ पे किया था? मेरठ में किया था। ट्रेन लूटी थी इन्होंने, और ये हुआ था 1925, ठीक है जी, याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल। देन सांबर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये सैलिन वाटर लेक है, और कहाँ पर है? जयपुर, ठीक है। ये ऑप्शन थी आपके पास एग्जाम में आई हुई, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाया। वैसे राजस्थान में है, मतलब राजस्थान में जयपुर में ही है, ठीक है, लेकिन सैलिन वाटर लेक। देन रिहांड वैली प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? आपके यूपी में, कहाँ पर है? यूपी में, याद रखना है, ठीक है। देन इंडस सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, मानसरोवर के पास से निकलती है इंडस नदी, ठीक है। तो इंडस नदी जो सिंधु नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है आपके पास? आपको याद रखना है, यह तिब्बत से निकलती है। देन जंगली गधे, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ के पास, ठीक है जी, जंगली गधे। देन सतारा, सतारा वैसे तो आप अगर याद करोगे तो ये 1857 के विद्रोह के में भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये कहाँ पर है? थर्मल पावर, ये क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है? ये थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस है, आपको याद रखना है, सतारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको हम आगे भी कनेक्ट करेंगे, कि जो पेपर में डालने वाला है वो कहीं ना कहीं से यहीं से पेपर डालता है और कहीं से भी नहीं डालेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनको याद करना है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको सिर्फ याद करना है। सतारा किस चीज़ के लिए फेमस है? थर्मल पावर प्लांट के लिए, ओके। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में सतारा, ठीक है। लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, तो कहाँ पर है वो? रानीगंज में। तो लार्जेस्ट कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? रानीगंज। देन हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। देन अगला क्वेश्चन, अप्सरा। अप्सरा किसका नाम है? ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था? अप्सरा, तो आपने याद रखना है अप्सरा। और पोखरण तो हुआ था आपके पास, आपको याद होना चाहिए। तो जो हम पहला पोखरण हुआ था उसका नाम रखा गया था हमने, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और एक दूसरा जो हुआ था वो 1999 में हुआ था, बाय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे, और जो पहला था वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। देन इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई, पहले मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। देन अटर्नी जनरल, जो भारत का जो अटर्नी जनरल है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जो अटर्नी जनरल है भारत का, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। और ये तब तक ही पद पे रहता है जब तक इसको प्रेसिडेंट चाहते हैं, ठीक है। देन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कब तक होता है? 6 साल। हमेशा याद रखना 6 साल तक होता है। बहुत बच्चे 5 साल तक करके आते हैं, तो नहीं,
5 साल रहता है सिर्फ लोकसभा का। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। और इसके जो मेंबर हैं, हर 2 साल में एक मेंबर के बाद रिटायर होता है राज्यसभा। ठीक है जी, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट है और सारे ही पेपर में आ रखे हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है, मीरा कुमार। लोकसभा की जो पहली फीमेल स्पीकर थी वो कौन थी? मीरा कुमार। देन जीरो आवर, जो कुछ क्वेश्चन आवर होता है वैसे जीरो आवर होता है। तो जो जीरो आवर होता है वो भारतीय संसद में इस समय को बोला जाता है, 1 घंटे के लिए होता है। ये 12 से बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में होता है जीरो आवर। ठीक है, 1 घंटे का होता है। देन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहली बात तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप याद रखोगे, मुंबई में। शांत शक्ति कांता दास इसके क्या है आपके पास? चेयरमैन है इसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और ये कब नेशनलाइज हुआ था? 1945। आया कब था? 1935 में आया था, लेकिन नेशनलाइज कब हुआ था? 1949। ठीक है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट, वो स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बिहार। क्या आएगा आंसर? बिहार। देन पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1959 में। कहाँ हुआ था? नागौर में। देन आंध्र प्रदेश, नागौर राजस्थान में, एंड देन आंध्र प्रदेश में। और कब हुआ था? 1959 में। हमारा पंचायती राज सिस्टम कैसा है? 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय सिस्टम। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो एटॉमिक पाइल है उस पर हम कौन सा फ्यूल को यूज करते हैं? यूरेनियम। एटॉमिक में हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम यूरेनियम का ही यूज करते हैं। देन जो बल्ब है वो किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन। किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और शायद आप लोगों को बहुत बार याद भी होगा। ठीक है, देन पहले गैर भारतीय जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो पहली बात तो भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सबसे पहले 1954 में और लोगों को भी मिला था, लेकिन सबसे पहले मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, और गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान थे, इनको क्या मिला था? गैर भारतीय को भारत रत्न प्राप्त हुआ। देन गुप्ता पीरियड की, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। देन खजुराहो का जो मंदिर है किस डायनेस्टी ने बनाया है? किस राजवंशों ने बनाया है? तो चंदेल। ठीक है, चंदेल ने बनाया। तो बहुत आसान हमने किया। तो एटॉमिक पाइल है उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? कौन सा यूज होता है? तो यूरेनियम। और जो बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन। देन भारत रत्न कब शुरू हुए? 1954 में स्टार्ट हुए। 1954 में सबसे पहले किसको मिले? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और खान अब्दुल गफर खान क्या थे? जो पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। फिर आता है गुप्ता पीरियड में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। और खजुराहो टेम्पल किसने बनाया है? किस डायनेस्टी ने बनाया? चंदेल। देन अगला, इंदिरा गांधी केनाल अपना जो पानी है वो कौन सी नदियों से लेती है? कहाँ पे कितनी गिराती है? इसलिए सतलुज और व्यास। और सबसे बड़ी नहर है संसार की, और कहाँ पर है? राजस्थान। इंदिरा गांधी के। देन लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, इस चीज को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम 8th 9th में बहुत बार पढ़ते आए हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड किसमें वेपर स्टेट में हो जाती है कन्वर्ट, जैसे क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। तरल से वाष्पावस्था में परिवर्तन। देन जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है जी, पहली बात तो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे हम कुछ सुनते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है? तो जो हम सुनते हैं तो साउंड वेव्स होती है, वो कैसी होती हैं? वो जैसे ये कोई मीडियम है उसको तो यूं करके जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? साउंड वेव्स। कुछ कंप्रेस भी होंगी, कुछ रिफ्रैक्ट भी होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स लाइट का क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का सूरज। सूरज ही है जिसे सारा लाइट मिलती है। ठीक है, देन द फर्स्ट मैन-मेड सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैन-मेड सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रशिया के द्वारा। आयरन की सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? आयरन का सिंबल होता है Fe। ठीक है, रॉट आयरन। ठीक है, तो कौन सा होता है? रॉट आयरन।
तो आपने याद रखना है। वैसे कास्ट आयरन भी होता है, लेकिन कास्ट आयरन बहुत टाइप्स उसमें आता है। ठीक है, तो पिग आयरन होता है जिसमें कार्बन जो होता है 2 से 4.5% होता है। ठीक है, सिर्फ फ्लॉट आयरन है जिसमें कितना आता है 0.25%। गोल्डन येलो लाइट्स जो हम हाईवे में यूज़ करते हैं, जो आपने देखी चमकती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? सोडियम। ठीक है जी। देन जो टायर के कोड होते हैं ना, उसको हम कौन सा फाइबर यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए? रेयन। ठीक है, रेयन फाइबर हम यूज़ करते हैं। देन एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड किसका नाम है? एस्प्रिन। देन एपीकल्चर, एपीकल्चर हम हनी बी के लिए यूज़ करते हैं, मधुमक्खी के पालन के लिए करते हैं। तो एपीकल्चर के संबंध है मधुमक्खी के पालन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। RH पॉजिटिव रक्त वाली भारतीय जनसंख्या कितनी लगभग है? 93%। तो ये पेपर में क्वेश्चन था कि RH पॉजिटिव ब्लड कितनी पॉपुलेशन है? अभी तक 93% है जो जिनका RH पॉजिटिव रक्त है। ठीक है। देन वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कौन थे जो डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने डिफेंस का पद संभाला था? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? नीलगिरी। यहाँ पे ताहिर भी मिलता है, नीलगिरीज। ठीक है, तो याद रखना है आपने। ठीक है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में ताहिर मिलता है, यहाँ ताहिर। ठीक है, तो याद रखना है आपने। देन द डिजीज रानीखेत, ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। जो डिजीज है रानीखेत, ये किसके द्वारा होती है? आपके पास वायरस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। देन सच्चर कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? इंडियन और मुस्लिम। सच्चर कमेटी किससे संबंधित है? इंडियन और मुस्लिम से। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बहुत सारा प्यार दिखाइए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारा चैनल है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियोस ला सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब ये अभी आपके टेट में हाल ही में दिसंबर के पेपर में आया हुआ है, नवंबर में जब आपका टेट भरा गया था और दिसंबर का पेपर टेट का हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था आर्ट्स में कि 1975 में जब एमरजेंसी लगाई गई, उस समय प्रेसिडेंट कौन था भारत का? फखरुद्दीन अली अहमद। और किसके द्वारा लगाई गई थी? इंदिरा गांधी ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, और 3 साल के लिए ये क्या लगाई गई थी? कर्फ्यू लगा दिया गया था, मतलब एमरजेंसी लगा दी गई। ठीक है जी। देन सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? सिक्किम। जहाँ सबसे कम पॉपुलेशन है वो कौन सी है? सिक्किम। दूर दृष्टि के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन के। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन के। सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद तो वैसे ही बहुत फेमस है, राजीव गांधी खेल की जगह पे अब ध्यानचंद खेल अवार्ड भी हो चुका है। इसके से संबंधित है हॉकी, हॉकी के जादूगर भी इनको बोला जाता था, ध्यानचंद। बढ़ते अपने आखिरी 5 प्रश्नों पे। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे से। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस कब उदारवादी और अग्रवादी में विभाजित हुई थी? सूरत सेशन में 1907 जब ये स्प्लिट हो गए, तो हम इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि उदारवादी या उग्रवादी किस सेशन में अलग हो गए थे? तो सूरत सेशन में, कब? 1907। राणा संगा, ठीक है, ने बैटल ऑफ खनवा में किसको हराया था? बाबर। ठीक है जी। देन नागा अर्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? कृष्णा। इस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा। देन 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। ठीक है, और बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, मतलब जो आपके ये थे इन्फेंट्री थे मंगल पांडे, उनके द्वारा। ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। ठीक है, तो आज हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और ला सकें। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।